वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर है 206 बराबर। तो 206 पर देखिए, पीछे के पृष्ठ पर न है पीछे न, फिर आगे क्या करे, तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे अपि अभाव ग्रहे हेतुत्वेन क्लुप्तत्वेन करणत्व मात्रस्य कल्पना। मिला पंक्ति? बात यह चल रही थी कि पूर्व पक्ष ने शंका की है पिछले पृष्ठ पर, उस शंका का निराकरण कर रहे यहाँ। अब तो शंका क्या थी? तो पूर्व पक्षी कह रहा था कि अभाव का ग्रहण कहाँ होता है? जहाँ योग्यानुपलब्धि रहती है तब अभाव का ग्रहण होता है, और योग्यानुपलब्धि नहीं है तो अभाव का ग्रहण नहीं होता है। और उस योग्यानुपलब्धि को सिद्ध करने के लिए अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष रहना जरूरी होता है, ऐसा कहा था। तो इंद्रिय का सन्निकर्ष रहेगा वही पर योग्यानुपलब्धि सिद्ध होगी। अधिकरण के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष रहेगा वही पर योग्यानुपलब्धि सिद्ध होगी, और जहाँ योग्यानुपलब्धि सिद्ध होगी वही पर अभाव का ग्रहण होता है। इसके बदले इंद्रियों को भी तो कारण तो मानना ही पड़ रहा है कि नहीं आपको? तो सीधा सीधा इंद्रियों के द्वारा ही अभाव का ग्रहण होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो? अभाव आकार वृत्ति में भी इंद्रियों को ही कारण आप क्यों नहीं मानते, जबकि इंद्रियों के साथ अन्वय व्यतिरेक देखने को मिलता है। इंद्रिय है तो अभावाकार वृत्ति होती है, इंद्रिय नहीं है तो अभावाकार वृत्ति होती नहीं है। तो बीच में योग्यानुपलब्धि को मानने की क्या जरूरत है? सीधा अभाव ज्ञान के लिए इंद्रिय को ही कारण मान लो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति कर रही थी चेत न, ये कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो देखिए, तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे है अपि अभाव ग्रहे। तो अभाव का ग्रहण करते समय तत्प्रतियोगी अनुपलब्धि वो भी तो कारण मानना ही पड़ता है, सिद्धांति कह रहे हैं। जैसे घटाभाव का ग्रहण हो रहा है तो घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट। तो घटाभाव का ग्रहण क्यों हो रहा है? घट की उपलब्धि नहीं है इसलिए। तो घट के अनुपलब्धि को तो मानना ही पड़ रहा है ना अभाव ग्रहण के लिए। इसलिए हम इंद्रियों को कारण न मानकर उपलब्धि के अभाव को अर्थात अनुपलब्धि को कारण मानते हैं। और तुम नैयायिक लोग इंद्रियों को कारण मानते हैं और हम योग्यानुपलब्धि को कारण मानते हैं। इतना ही है, गौरव दोष तो आता नहीं है, ये कह रहे हैं। तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे है अपि। मिला? तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे है मतलब क्या? तो उसके एक शब्द अभाव प्रतियोगी अनुपलब्धे। तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे का मतलब अभाव प्रतियोगी अनुपलब्धे। अभाव का जो प्रतियोगी और उस प्रतियोगी की अनुपलब्धि भी कारण तो मानना ही पड़ती है, तभी तो अभाव का ग्रहण होता है। तो तत्प्रतियोगी अनुपलब्धे अपि मूल में अभाव ग्रहे हेतुत्वेन, अभाव का ग्रहण करने के लिए कारण माना है, स्वीकृत है, क्लुप्त है। तो क्लुप्तत्वेन करणत्व मात्र से कल्पना, केवल हम उसको क्या कहते, फिर आगे थोड़ा बढ़कर करण बोल देते हैं। मतलब क्या? सिद्धांति कह रहे उस पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम अभाव का ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को कारण मान रहे हो, किंतु जो लोग अभाव ग्रहण के लिए इंद्रियों को कारण मानते हैं उनको भी प्रतियोगी की अनुपलब्धि तो मानना ही पड़ती है। तो प्रतियोगी की अनुपलब्धि ये भी ऐसे भी मानना पड़ रही है, वैसे भी मानना पड़ रही है, हम उसको कारण कह देते हैं। इतना ही, इंद्रियों को कारण नहीं मानते हैं, ये कहना। हेतुत्वेन क्लुप्तत्वेन करणत्व मात्र से कल्पनात्। मिला पंक्ति? कल्पनात् पर एक वाक्य लिखिए, कल्पनात् के बाद शेष वाक्य क्या होना चाहिए लिखिए। न गौरवम इति शेषः।
न गौरवम इति शेष पूर्ण विराम। तथा च अभावाकार वृत्तौ यथा इंद्रियस्य कारणत्वम अन्वय व्यतिरेकात् अर्धविराम तथा योग्यानुपलब्धेः अपि अन्वय व्यतिरेकात् कारणत्वं सिद्धम् पूर्ण विराम। तत्र द्वयोः कारणत्वे समाने त्वया इंद्रियस्य करणत्वं कल्प्यते। अर्धविराम। मया तु योग्यानुपलब्धेः अतः न गौरवम् अतिरिक्त कल्पनायाः अभावात् इति भाव। हो गया जी। चलिए अर्थ देखिए। गौरव दोष नहीं आता है। कैसे स्पष्ट कर रहे हैं? अभावाकार वृत्तौ यथा इंद्रिय से कारणत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, जैसे पूर्व पक्षी ने अन्वय व्यतिरेक के बल पर अभावाकार वृत्ति ने कारण माना। किसको? इंद्रिय को। ठीक है। इंद्रिय से कारणत्वम अन्वय व्यतिरेकात्, तथा उस प्रकार योग्यानुपलब्धि अपि अन्वय व्यतिरेकात् कारणत्वं सिद्धम्। उसी प्रकार योग्यानुपलब्धि भी अभावाकार वृत्ति में कारण है। क्यों? अन्वय व्यतिरेकात्। योग्यानुपलब्धि रहेगी तो अभावाकार वृत्ति होगी, योग्यानुपलब्धि नहीं रहती है तो अभावाकार वृत्ति नहीं होती है। ये अन्वय व्यतिरेक। योग्यानुपलब्धि अपि अन्वय व्यतिरेकात् कारणत्वं सिद्धम्। तत्र द्वयोः कारणत्वे समाने, तो इंद्रिय में भी कारणता आ रही है पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार। सिद्धांति के कहने के अनुसार योग्यानुपलब्धि में कारणता आ रही है, तो दोनों में कारणता समान हुई। तो द्वयोः कारणत्वे समाने त्वया पूर्व पक्षी के द्वारा इंद्रियस्य करणत्वं कल्प्यते। हे पूर्व पक्षी, इतना ही है कि तुम इंद्रियों को करण मानते हो और हम योग्यानुपलब्धि को करण मानते हो, तो समान ही बात हो गई। गौरव दोष कहाँ आया? क्योंकि गौरव दोष वहाँ आता है जब अतिरिक्त कल्पना करनी पड़ती है, या अतिरिक्त कल्पना तो करना पड़ी नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए मूल में। इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्षाभावेन अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, और खंडन कर रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का। किस पूर्व पक्षी का? कि जो अभाव प्रमा का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा मानते हैं, उनका खंडन। तो सिद्धांती कह रहे हम लोग इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो। या अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष मानना पड़ेगा, जबकि अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष हो नहीं सकता। ये कह रहे इंद्रियस्य च अभावेन समम, इंद्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष अभावेन, कोई सन्निकर्ष नहीं है। और तुम लोग जो मानते हो विशेषणता विशेष भाव सन्निकर्ष, वो हम मानते नहीं है वेदांती लोग। अतः उस सन्निकर्ष से भी प्रत्यक्ष होगा अभाव का, ये कह नहीं सकते। इंद्रियस्य च अभावेन समम सन्निकर्ष अभावेन
अभाव ग्रह अहेतुत्वात्, इसलिए अभाव ग्रहण के लिए वो कारण नहीं है। लग गया जी? चलिए, अहेतुत्वात् मिला पंक्ति। एक वाक्य लिखिए इस पर भी। इंद्रियस्य अभाव अनुभवं प्रति करणत्वं नैव कल्पनीयम्। करणत्वं नैव कल्पनीयम्। अर्धविराम। तस्य तं प्रति अकारणत्वात् अर्धविराम कारण विशेषस्य एव कारण विशेषस्य एव करणत्वात् इति भावः। पूर्णविराम। आगे विशेषणता सन्निकर्षस्य प्रत्यक्ष अप्रयोजकत्वात् पूर्णविराम। अभावेन सह इंद्रियस्य प्रत्यक्ष प्रयोजकः कश्चित् सन्निकर्षः नास्ति। इति भावः। देखो भाई अर्थ। इंद्रियस्य अभाव अनुभवं प्रति, अभाव अनुभव के लिए करणत्वं नैव कल्पनीयम्, इंद्रिय को करण नहीं मानना चाहिए। क्यों? तस्य इंद्रियस्य तं प्रति अभाव अनुभवं प्रति अकारणत्वात्, अभाव अनुभव के लिए इंद्रिय कारण ही नहीं है, हम कारण मानते ही नहीं है। किसको? इंद्रियों को। किसके लिए? अभाव अनुभव के लिए इंद्रिय कारण ही नहीं है। यदि पहले कारणता सिद्ध हो तब कारण है कि नहीं कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो कारण बनता है असाधारण कारण वही होता है। कौन? कारण। तो वही करे कारण विशेषस्य एव करणत्व, कारण पहले बनना चाहिए फिर कारण बनेगा। किंतु यहाँ पर तो इंद्रिय अभाव अनुभव के लिए कारण ही नहीं है। दूसरी बात, विशेषणता सन्निकर्ष वो भी प्रत्यक्ष का प्रयोजक नहीं है, और अभाव के साथ इंद्रिय का प्रत्यक्ष का प्रयोजक कोई दूसरा सन्निकर्ष भी नहीं है। अतः इंद्रिय के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होता है, अभाव का ज्ञान होता है, ये कहना ठीक नहीं है। लगा इतना? हाँ, तो इंद्रिय को कारण भी नहीं माना। किसके लिए? अभाव अनुभव के लिए, अभाव प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय को कारण भी नहीं माना। तो बोलेंगे भाई इंद्रिय कारण नहीं है तो ऐसा कैसा? जब आंख बंद करेंगे तो थोड़ी घटाभाव का ज्ञान होगा, इंद्रिय को तो कारण मानना पड़ेगा। तब उसका उत्तर दे रहे, इंद्रिय अभाव के लिए कारण नहीं है। इंद्रिय किसके लिए कारण है? फिर उस बात को कह रहे आगे की पंक्ति में, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरणादि उपक्षीणत्वेन अन्यथा सिद्धेः। मिला? तो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक पंक्ति आएगी नहीं, उसके पूर्व में उत्तरनिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक दर्शनात्, ननो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक दर्शनात् कथम तस्य अहेतुत्वं, कथम तस्य अहेतुत्वं
अर्धविराम। कथम वा सन्निकर्षाभावः, कथम वा सन्निकर्षाभावः इति अतः आह, इति अतः आह इंद्रिय इति। हो गया जी। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांतियों कि ननु इंद्रियों का अन्वय व्यतिरेक तो देखने को मिल रहा है। इंद्रिय है तो अभावाकार वृत्ति होती है, इंद्रिय नहीं है तो अभावाकार वृत्ति होती नहीं है। तो अन्वय व्यतिरेक तो देखने को मिल रहा है। कैसे तुम अभाव ज्ञान के लिए इंद्रिय को कारण नहीं मानते हो? ऐसा प्रश्न है इसका पूर्व पक्षी। ननु इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक दर्शनात् कथम तस्य हेतुत्वम, कथम वहाँ सन्निकर्ष अभाव, और अभाव के साथ सन्निकर्ष भी नहीं होता, ये भी कैसे बोल रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं मूल पंक्ति से, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेक। सिद्धांति बोल रहे ठीक है, इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक तो देखने को मिल रहा है किंतु अभाव के लिए नहीं है। फिर कहा क्षीण हो जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है इंद्रिय के अन्वय व्यतिरेक की। तो बता रहे इंद्रिय है तो उपलब्धि सत्व है कि नहीं, उपलब्धि होती है, होगी। इंद्रिय नहीं है तो उपलब्धि नहीं हो रही है, तो उपलब्धि का अभाव, फिर उससे अभाव का ग्रहण हो रहा है। तो इंद्रिय उपक्षीण हो जाते पहले ही, कहाँ पर? उपलब्धि को सिद्ध करने में ही। उस बात को कह रहे, देखिए इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरणादि उपक्षणत्वेन, अधिकरण आदि का ज्ञान करने में उपक्षण हो जाते हैं। कौन? इंद्रिय। इंद्रिय गए बाहर, भूतल तक गए, तो गए तो भूतल का ज्ञान हुआ, अधिकरण का ज्ञान हुआ, फिर उसका काम समाप्त हुआ, फिर वहाँ की घट की उपलब्धि नहीं हुई, तो उपलब्धि तक इंद्रिय की मर्यादा है कि नहीं? तो उपलब्धि होती घट की, इंद्रिय से होती, उपलब्धि नहीं हो रही है, इंद्रिय का काम खत्म। तो उपलब्धि नहीं हुई मतलब अनुपलब्धि, फिर अनुपलब्धि होने के कारण निश्चय किसका? अभाव का। अतः अभाव का निश्चय के लिए कारण कौन? उपलब्धि का अभाव है कि नहीं? तो उपलब्धि अभाव का प्रतियोगी जो उपलब्धि, वहां तक केवल इंद्रिय की क्षमता है, न कि अभाव का ग्रहण करने के लिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। देखिए इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरणादि उपक्षणत्वेन, उपक्षण हो जाते, वो सामर्थ्यहीन हो जाते वही तक, इसलिए वो क्या है? अन्यता सिद्ध है। अभाव ज्ञान के लिए इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अन्यता सिद्ध है, ये कहना है। ठीक है। तो क्या पंक्ति आई? इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरणादि, ऐसा पंक्ति आई कि नहीं? उस पर लिखते एक वाक्य, अधिकरणादेहे निश्चयाय, अधिकरणादेहे निश्चयाय प्रवृत्तयोः इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अभावानुभव हेतुत्व निश्चये, अभावानुभव हेतुत्व निश्चये सामर्थ्याभावात् इति भावः, सामर्थ्याभावात्, सामर्थ्य अभावात् इति भावः। ठीक है। देखिए भैया, तो अधिकरणादेहे निश्चयाय, अधिकरणादि को का, उपलब्धि आदि को का निश्चय करने के लिए प्रवृत्त हुए है कौन? इंद्रियों का अन्वय और व्यतिरेक है कि नहीं? तो जिसके निश्चय के लिए प्रवृत्त हुए हैं उतना ही वो निश्चय करेंगे, आगे क्यों बढ़ेंगे? कौन? अन्वय व्यतिरेक। तो अधिकरणादि निश्चयाय प्रवृत्तयो इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अभाव अनुभव हेतुत्व निश्चय, अभाव का अनुभव उसके लिए हेतु के रूप में, उसके लिए कारण वो नहीं रहते, उनका सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। लग गया अर्थ जी? टू व्हीलर की क्षमता वहां तक ही है, ज्यादा से ज्यादा परली तक जाना है आपको, दिल्ली बैठना है ट्रेन में, है कि नहीं? तो फिर
टू व्हीलर से पहुंच पाएंगे कहाँ तक? परली वैजनाथ तक, जहां से ट्रेन मिलने वाली है कि नहीं? तो बोलेंगे भाई यदि टू व्हीलर को कारण मानना ही है यात्रा में, तो दिल्ली तक ही क्यों नहीं मानते हो उसको कारण? नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी क्षमता कहाँ तक है? परली तक है, आगे वो नहीं बढ़ सकती। और बढ़ेंगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे, 5-6 तो 10 दिन लग जाएंगे दिल्ली तक पहुंचने के लिए, वो शक्य नहीं है। लग गया कि नहीं? हाँ, उस प्रकार इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक कहाँ तक? अधिकरणादिकों का निश्चय करने तक। अधिकरणादि आदि शब्द से उपलब्धि है कि नहीं? तो उपलब्धि का निश्चय करने तक। तो उपलब्धि नहीं हो रही इंद्रियों के द्वारा, इसका मतलब अनुपलब्धि है। तो इंद्रिय का काम खत्म हुआ, उपलब्धि तक पहुंच गए। फिर उपलब्धि नहीं है तो उपलब्धि का अभाव है, अर्थात अनुपलब्धि है। और अनुपलब्धि होने के कारण निश्चय हो रहा है किसका? अभाव का। गया तो वही दिया, अधिकरणादि निश्चयाय प्रवृत्तयो इंद्रियान्वय व्यतिरेकयोः अभाव अनुभव हेतुत्व निश्चय। अभाव का अनुभव के लिए कारण के रूप में निश्चय करने के लिए सामर्थ्य अभाव इति भाव। लग गया पंक्ति? चलिए मूल में, इंद्रिय अन्वय व्यतिरेकयोः अधिकरणादि उपक्षिणत्वेन, लग गया, अन्यथा सिद्धे। इसलिए वो इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक क्या है? अन्यथा सिद्धे। क्यों? कारण का कारण होने से। जो कारण का कारण होता है वो उसके लिए क्या होता है? अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे घट के लिए कारण है कौन? कुलाल, और कुलाल का पिता अन्यथा सिद्ध है। घर में बैठा रहे, चाहे मंदिर पर जाए, चाहे गांव में फिर घूमे, कोई मतलब नहीं है, कुलाल तो घट बना ही देगा। तो कुलाल का पिता घट के लिए कारण नहीं है क्या? है, लेकिन साक्षात नहीं, परंपरा से। इसका मतलब वो अन्यथा सिद्ध है, कारण कोटि में है ही नहीं है। उस प्रकार यहां पर इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक अन्यथा सिद्ध है कि नहीं? क्योंकि अभाव ग्रहण के लिए कारण है उपलब्धि का अभाव। उपलब्धि का अभाव का प्रतियोगी जो उपलब्धि, वहां तक इंद्रिय का अन्वय व्यतिरेक है। तो कारण का कारण बना, इसलिए क्या हुआ? वो अन्यथा सिद्ध हुआ। तो वही लिखा अन्यथा सिद्धि है। उस अन्यथा सिद्धि के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अभाव अनुभव हेतु हो, अभाव अनुभव हेतु हो योग्यानुपलब्धे है, योग्यानुपलब्धे है योग्यतां प्रति, योग्यतां प्रति इंद्रियस्य हेतुतया जनक जनकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् इति भाव। अन्यथा सिद्धत्वात् इति भाव। हो गया जी? चलिए और देखिए, अभाव अनुभव, अभाव का अनुभव, अभाव का वृत्ति, अभाव अनुभव हेतु, उसके लिए हेतु कारण कौन है? योग्यानुपलब्धि है। और योग्यानुपलब्धि है योग्यता, योग्यानुपलब्धि की जो योग्यता, उस योग्यता के प्रति, योग्यता तक ही इंद्रिय से हेतुता है, इंद्रिय कारण है। अतः कैसा हो गया फिर इंद्रिय? जनक का जनक। अभाव अनुभव का जनक कौन? योग्यानुपलब्धि। उस योग्यानुपलब्धि के लिए जनक कौन? इंद्रिय। तो जनक का जनक हुआ कि नहीं? अन्यथा सिद्ध। तो जनक जनकत्वेन अन्यथा सिद्धत्वात् इति भावत। कुल मिलाकर अभाव अनुभव के लिए करण के रूप में कौन माना गया? योग्यानुपलब्धि, स्वतंत्र प्रमाण, न कि इंद्रिय के द्वारा। नैयायिक मत के तरह अभाव का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा नहीं होता है। नैयायिकों ने अभाव का ज्ञान इंद्रियों से माना है, स्वतंत्र अनुपलब्धि प्रमाण नहीं माना है। किंतु वेदांत मत में ऐसा नहीं है। अभाव का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, अपितु स्वतंत्र अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। लग गया जी? चलिए अब आगे चलते हैं। ननु मिला, ननु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभव स्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम
उभय सिद्धम इति तत्र वृत्ति निर्गमनस्य आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् तन्निष्ठ घटाभाव घट अभावावच्छिन्न चैतन्यस्य भे प्रमात्र भिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्षता एव सिद्धांते अपि इति चेत। मिला पूर्व पक्षी है यहाँ तक, ठीक है। तो सत्यम से उत्तर दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहता है भाई पूर्व पक्षी? तो ननु भूतले यहाँ से शुरुआत हुई है, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय भी समझने में सरल हो जाता है। तो लिखते हैं ननो अभाव उपलब्धे है, अभाव उपलब्धे है प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षत्वात् तत्करणत्वम्, तत्करणत्वम् इंद्रियस्य एव युक्तम्, इंद्रियस्य एव युक्तम् अर्धविराम प्रत्यक्ष प्रमायाम, प्रत्यक्ष प्रमायाम इंद्रियस्य एव, इंद्रियस्य एव प्रमाणत्वाभ्युपगमात्, प्रमाणत्वाभ्युपगमात् अर्धविराम न योग्यानुपलब्धे, न योग्यानुपलब्धे पूर्ण विराम तत्कथम योग्यानुपलब्धे है, तत्कथम योग्यानुपलब्धे है अभाव अनुभव हेतुत्वेन, अभावानुभव हेतुत्वेन प्रमाणांतरत्वम्, प्रमाणांतरत्वम् इति आशंकते, इति आशंकते ननु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है। ननु अभाव उपलब्धे, उपलब्धि मतलब ज्ञान, अभाव उपलब्धे है अभाव ज्ञानस्य, उपलब्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो क्या लिखा है अर्थ देखिए, अभाव उपलब्धे, उपलब्धि मतलब ज्ञान, तो अभाव ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात्, अभाव ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। यदि अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है तो तत्करणत्वम् इंद्रियस्य एव युक्तम्, उस प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रियों को ही मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। अर्थात उसका अभिप्राय क्या है? अभाव का ज्ञान इंद्रिय से ही मानो, इंद्रियों को ही करण मानो, स्वतंत्र अनुपलब्धि को करण मत मानो। तत्करणत्वम् इंद्रियस्य एव युक्तम्, क्यों? प्रत्यक्ष प्रमायाम इंद्रियस्य एव प्रमाणत्व अभ्युपगमात्, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण के रूप में, प्रमाण के रूप में किसको माना है? इंद्रियों को माना है। और अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसका करण इंद्रियों को ही मानो, अनुपलब्धि को मत मानो। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इंद्रियस्य एव प्रमाणत्व अभ्युपगमा न योग्यानुपलब्धि, ऐसा कई उदाहरण तो है नहीं कि योग्यानुपलब्धि से भी अभाव का प्रत्यक्ष होता है करके। जहां भी प्रत्यक्ष होता है वह इंद्रिय से होता है, प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण इंद्रिय ही होता है। और अभाव का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो उसका करण इंद्रियों को ही मानना चाहिए, योग्यानुपलब्धि को नहीं। वही करे तत्कथम योग्यानुपलब्धि है अभाव अनुभव हेतुत्वेन, योग्यानुपलब्धि को अभाव के अनुभव का कारण के रूप में प्रमाणांतरत्व, स्वतंत्र प्रमाण मान रहे हो, योग्यानुपलब्धि को क्यों मान रहे हो? क्या मानने की जरूरत है? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये शंका करने वाले का अभिप्राय है। तो मूल की पंक्ति देखिए, जो शंका ग्रंथ ये है, न भूतले घटो न, मिला? ये प्रतीति है। भूतले घटो न मतलब भूतले घटः नास्ति, भूतल पर घट नहीं है, अर्थात घट का अभाव है। तो भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभव स्थले,
इत्यादि जगह जहाँ पर अभाव का अनुभव होता है, ऐसे स्थल पर भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभय सिद्धम, भूतल को प्रत्यक्ष तो दोनों भी मानते हैं। कौन दोनों? नैयायिकादिक और सिद्धांती भूतल को प्रत्यक्ष दोनों भी मानते हैं। लग गया कि नहीं? भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभय सिद्धम, मेरा इतना उभय सिद्धम इति तत्र तत्र भूतले, तत्र का अर्थ लिखिए भूतले, आगे वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्वेन, भूतल का प्रत्यक्ष मानते हैं कि नहीं? तो भूतल का यदि प्रत्यक्ष है तो भूतल तक वृत्ति का निर्गमन तो आवश्यक है, क्योंकि वृत्ति यदि भूतल तक नहीं जाएगी तो विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमाता चैतन्य के साथ अभेद नहीं होगा, और दोनों का अभेद होना ही प्रत्यक्ष है। तो अवश्य भूतल तक अंतकरण की वृत्ति जाती है, ये तो मानना ही पड़ता है, तभी तो भूतल प्रत्यक्ष है। तत्र वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्वेन भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत, जैसे भूतलावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ क्या हुआ है? अभेद हुआ है कि नहीं? तो भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत तन्निष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्य से भी तन्निष्ठ, तन्निष्ठ भूतलनिष्ठ लिख के रखिए, तन्निष्ठ के ऊपर भूतलनिष्ठ मतलब भूतल पर रहने वाला, ये उसका अर्थ है। घटाभावावच्छिन्न चैतन्य से भी, घटाभावावच्छिन्न चैतन्य का भी प्रमातृ अभिन्नतया, प्रमाता के साथ अभेद होने के कारण घटाभावस्य प्रत्यक्षता, घटाभाव भी क्या है? प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षता एव सिद्धांत भी मानना ही चाहिए। इति चेत, लगा इतना? हाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और कहना क्या चाहता है पूर्व पक्ष? तो भूतल पर घटाभाव है, घट नहीं है, घटाभाव है, और उस घटाभाव का ज्ञान करना है। नैयायिक को ज्ञान होगा इंद्रिय के द्वारा अभाव का, घटाभाव का, इसलिए उसको तो प्रत्यक्ष ही है। कौन? घटाभाव। किंतु वो कहता है कौन? पूर्व पक्षी नैयायिक, कि तुमको भी तो अभाव को प्रत्यक्ष हो ही रहा है। कैसे? इस बात को वो बता रहा है वेदांत की प्रक्रिया को लेकर। और अभाव को प्रत्यक्ष क्यों सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार से नैयायिक? यदि अभाव का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसके लिए प्रकरण इंद्रिय को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, योग्यानुपलब्धि आदि के द्वारा नहीं। अब वो नैयायिक वेदांति को समझा रहा है कि अभाव का प्रत्यक्ष तुम्हारे मत में भी है, हो जाएगा। कैसे? तो देखो भाई, तुम प्रत्यक्ष का लक्षण क्या करते हो? विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद। अब घटाभाव भूतल पर है, उस घटाभाव का अधिकरण है कौन? भूतल। तो भूतल तक तो इंद्रिय की वृत्ति मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते ही है, अर्थात भूतल का प्रत्यक्ष है। भूतल का प्रत्यक्ष मतलब भूतलावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमातृ वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य मतलब प्रमाता चैतन्य, उसका अभेद हुआ है। अतः भूतल का क्या है? प्रत्यक्ष है। और भूतल पर है कौन? घटाभाव। अतः घटाभावावच्छिन्न चैतन्य और भूतलावच्छिन्न चैतन्य दो है ही नहीं है, दोनों तो एक ही है। तो भूतलावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ यदि अभेद है तो क्या? भूतलावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद है तो घटाभावावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद ही है, क्योंकि भूतलावच्छिन्न चैतन्य का और घटाभावावच्छिन्न चैतन्य का भेद नहीं। जब भूतलावच्छिन्न चैतन्य का प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण जैसे भूतल का प्रत्यक्ष है, बोलते जाओ, जैसे भूतल का प्रत्यक्ष है वैसा घटाभावावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमातृ चैतन्य का अभेद होने के कारण घटाभाव का भी प्रत्यक्ष है। जबकि घटाभाव का प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है, घटाभाव मतलब घटाभाव का अनुभव प्रत्यक्ष है प्रमा हो, तो उसके लिए करण कौन होना चाहिए? प्रत्यक्ष ऐसा इंद्रिय ही होना चाहिए। योग्यानुपलब्धि को करण मत मानो, ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति को देखिए पुनः।
ननु भूतले घटो न इत्यादि अभाव अनुभव स्थले भूतलांशे प्रत्यक्षत्वम उभय सिद्धम मिला। तो उभय सिद्धम मतलब कौन कौन, उस पर लिखते एक वाक्य, यथा नैयायिका नाम नये, यथा नैयायिका नाम नये भूतल ज्ञानस्य इंद्रियजन्यत्वात् प्रत्यक्षत्वम् अर्धविराम तद्विषयत्वाच्च भूतलस्य अपि प्रत्यक्षत्वम् अस्ति। पूर्णविराम। तथा वेदांति नये अपि प्रमातृ चैतन्य भूतलावच्छिन्न चैतन्ययोः अभेदात् भूतलस्य प्रत्यक्षत्वम् इति भाव। ठीक है, चलिए मूल में क्या आया है, भूतलांश से प्रत्यक्षत्व उभय सिद्धम। भूतलांश में दोनों को प्रत्यक्ष है, दोनों को, नैयायिक को भी वेदांति को भी। तो कैसे, तो नैयायिक के अनुसार कैसे, यथा नैयायिका नाम नये, नये शास्त्रे, नए शब्द का अर्थ होता है शास्त्र, नैयायिकों के शास्त्र में भूतल ज्ञान से इंद्रियजन्यत्व, भूतल ज्ञान कैसा है, इंद्रियजन्य है, और इंद्रियजन्य जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात भूतल ज्ञान क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। और प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय जो, वो भी क्या होता है, प्रत्यक्ष। तो भूतल ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, और भूतल ज्ञान का विषय भूतल, वो भी क्या है, प्रत्यक्ष है। तो भूतल ज्ञान से इंद्रियजन्यत्वात् प्रत्यक्षत्व, और तद विषयत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भूतल होने के कारण भूतल भी प्रत्यक्ष है, नहीं एक मत में। तथा उस प्रकार वेदांति ने, वेदांत के मत में, वेदांत शास्त्र में भी प्रमातृ चैतन्य और भूतलावच्छिन्न चैतन्य, और प्रमातृ चैतन्य का और भूतलावच्छिन्न चैतन्य का क्या है, अभेद। वृत्ति भूतल तक गई, भूतलाकार हुई, तो प्रमातृ चैतन्य का और भूतलावच्छिन्न चैतन्य का अभेद हुआ है। अभेद होने के कारण भूतल से प्रत्यक्षत्व, भूतल का प्रत्यक्ष वेदांति मत में भी है। तो भूतलांशे प्रत्यक्षत्व उभय सिद्धम, लग गई पंक्ति, भूतलांश में प्रत्यक्ष है, ये दोनों को भी मान्य है। इति, आगे चलिए, तत्र, मूल में तत्र मतलब भूतले, वृत्ति निर्गमन से आवश्यकत्वेन, भूतलाकार वृत्ति होना आवश्यक होने से, तो भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत्, मिला पंक्ति जी, क्या, भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत्। तो भूतलावच्छिन्न चैतन्यवत् मतलब क्या, एक छोटा वाक्य, यथा भूतलावच्छिन्न चैतन्यस्य, यथा भूतलावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृ अभिन्नतया प्रत्यक्षत्वम् तद्वत् इत्यर्थः, हो गया, देखो अर्थ भाई। तो भूतलावच्छिन्न चैतन्य मतलब भूतलावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमातृ चैतन्य का अभेद होने के कारण जैसे प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार लग गया जी, भूतलावच्छिन्न चैतन्य से प्रमातृ अभिन्नतया प्रत्यक्षत्वं तद्वत्, तन्निष्ठ, मूल में तन्निष्ठ, भूतनिष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्य से भी, क्योंकि भूतलावच्छिन्न चैतन्य और घटाभावावच्छिन्न चैतन्य दो है ही नहीं है, दो उपाधि एक ही जगह होने के कारण
दोनों चैतन्य का अभेद ही है। तन्निष्ठ घटाभावावच्छिन्न चैतन्यस्यापि प्रमात्र अभिन्नतया, प्रमाता के साथ अभेद होने के कारण घटाभाव से प्रत्यक्षता एवं, तो घटाभाव भी प्रत्यक्ष ही है। सिद्धांत अपि इति चेत, नीला जी इति चेत, यहाँ तक क्या हुआ? पूर्व पक्षी हुआ। लग गया ना? इति चेत आया ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, तथाच विषयस्य तज्ज्ञानस्य च, विषयस्य तज्ज्ञानस्य च प्रत्यक्षत्वात् इंद्रियस्य एव तत्कारणत्वम् अस्तु, इंद्रियस्य एव तत्कारणत्वम् अस्तु। अतः अनुपलब्धेः मानान्तरत्वं नैव सिद्धम् इति पूर्वपक्षाशयः, ठीक है जी। पूर्व पक्षी का यह अभिप्राय है। क्या कहता है? विषय और तज्ज्ञान दोनों भी प्रत्यक्ष होने के कारण, ठीक है ना, अभाव का ज्ञान, अभाव का विषय अभाव, दोनों प्रत्यक्ष होने के कारण इंद्रिय से एवं तत्करण, इंद्रिय को ही कारण मान लो। अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मत मानो, यह अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। ठीक है, तो उत्तर दे रहे सत्यम। नीला जी क्या कर रहे हैं? सत्यम, ठीक है ना। अभाव प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे अपि तत्करणस्य अनुपलब्धेः मानांतरत्वात्, ये उत्तर है। सत्यम, सत्यम मतलब क्या? मतलब ये कहना चाहते हैं सिद्धांती कि अभाव प्रत्यक्ष है, ये बात सत्य है। हमारे मत में भी अभाव प्रत्यक्ष है, मानते हैं। अब रही बात कौन सी फिर? अभाव यदि प्रत्यक्ष है, अभाव का ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है, तो उसके लिए करण किसको मानना चाहिए? इंद्रियों को, अनुपलब्धि को नहीं। तब कहते सिद्धांती अभाव ज्ञान प्रत्यक्ष है, किंतु उसका करण इंद्रिय नहीं, अपितु योग्य अनुपलब्धि। तो बोलेंगे भाई प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण तो इंद्रिय होते, फिर ये कैसे? अभाव ज्ञान को प्रत्यक्ष भी मान रहे हो और करण इंद्रियों को नहीं मान रहे हो। तब उसका उत्तर देंगे क्या? अरे बाबा, इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष में तुम्हारा नियम है, हमारे मत में नहीं। हमारे मत में तो योग्यानुपलब्धि से भी अभाव का प्रत्यक्ष होता है। जैसे कि शब्द प्रमाण से तुम्हारे मत में केवल परोक्ष ही ज्ञान होता है, क्योंकि तुम्हारे मत में इंद्रिय जन्यम प्रत्यक्ष ऐसा है। हमारे मत में जैसे शब्द प्रमाण से भी क्या होता है, कभी कभी अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। दशमस्तुमसि इत्यादि जगह पर, तत्त्वमसि इत्यादि जगह पर। उस प्रकार योग्यानुपलब्धि प्रमाण को हम स्वतंत्र मानेंगे तो भी अभाव का प्रत्यक्ष सिद्ध करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाहते सत्यम। मतलब आर्धा स्वीकार कर लिया, अभाव का प्रत्यक्ष तो मान लेते हैं किंतु उसका करण इंद्रियों को नहीं मानते, ये कहना। तो सत्यम के ऊपर चाहे तो लिखिए वाक्य, अभाव प्रतीतेः अभाव प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वम् अभ्युपेत्य अनुपलब्धेः मानांतरत्वं व्यवस्थापयति सत्यम इति। ठीक है जी, देखो यार, अभाव प्रतीते मतलब अभाव का प्रत्यक्ष, अभाव प्रतीति अभाव का ज्ञान,
प्रत्यक्षत्वम, प्रत्यक्ष है, अभ्युपेत्य स्वीकृत्य मानकर भी अनुपलब्धे मानांतर, तो भी अनुपलब्धि नाम का स्वतंत्र प्रमाण है, इस बात को कह रहे सिद्धांती। हो गया ना जी? चलिए, सत्यम अभाव प्रतीते है प्रत्यक्षत्वे भी, मिला पंक्ति। अभाव प्रतीति, प्रतीति का अर्थ होता है ज्ञान, अभाव का ज्ञान प्रत्यक्षत्वे भी, प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करणस्य अनुपलब्धे मानांतरत्वा, तत्करणस्य, तत्करणस्य, तत्करणस्य का अर्थ लिखिए अभाव अनुभव करणस्य, किंवा अभाव ज्ञान करणस्य, अभाव अनुभव करणस्य, अभाव अनुभव करणस्य मतलब अभाव का अनुभव, अभाव का ज्ञान, उसका करण स्वतंत्र है, अनुपलब्धि। तत्करणस्य अनुपलब्धे मानांतरत्वा, मानांतरत्व मतलब स्वतंत्र प्रमाण है। क्यों आप स्वतंत्र प्रमाण मानते हो अभाव ग्रहण के लिए, इंद्रियों को क्यों नहीं मानते हो, ऐसा कोई प्रश्न करेगा सिद्धांतियों। तो यहाँ पर आया ना मानांतरत्वात्, उस पर एक वाक्य लिखिए कि हम क्यों नहीं मानते फिर इंद्रियों के द्वारा अभाव का ज्ञान, बात स्पष्ट हो जाएगी। लिखते उस पर एक टिप्पणी, प्राग उक्त रीत्या, प्रागुक्त रीत्या इंद्रियस्य अभाव अनुभव करणत्व योगा, अभाव अनुभव करणत्व अयोगात, अर्धविराम योग्यानुपलब्धे हैं तत्करणत्वात् इति भावः। योग्यानुपलब्धे है तत्करणत्वात् इति भावः। अर्थ को देखिए, प्रागुक्त रीत्या, प्रागुक्त रीत्या मतलब अभी अभी पिछले पृष्ठ पर सिद्ध किया है कि नहीं, क्या अभाव का ज्ञान इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय की क्षमता योग्यानुपलब्धि की जो है कि नहीं, अनुपलब्धि का प्रतियोगी जो उपलब्धि, उसकी योग्यता सिद्ध करने में ही उपक्षीण हो जाती है इंद्रियों की शक्ति। अधिकरणाधिक का ज्ञान होने में उपक्षीण हो जाता है, अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से ही होता है। दूसरी बात, अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं बन पाता है, इसलिए वेदांत मत में इंद्रिय के द्वारा अभाव का ज्ञान मानते नहीं है, अर्थात अभाव ज्ञान के लिए, अभाव प्रत्यक्ष के लिए करण इंद्रिय नहीं है। लग गए जी? चलिए, तो वही, तो फिर योग्यानुपलब्धि करण है, अतः वो मानांतर है, स्वतंत्र प्रमाण है। चलिए, मूल में अभाव प्रतीते प्रत्यक्षत्वे भी तत्करणस्य अनुपलब्धे मानांतरत्वात्। आगे, न ही फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम अस्ति। मिला? न का अन्वय अस्ति के साथ, ही अर्थ देखिए पहले, ही फलीभूत ज्ञानस्य, इस पर कदाचित देखिए अभी अभी कह दिया ना कि स्वतंत्र प्रमाण है करके अनुपलब्धि, तो पूर्व पक्षी शंका कर सकता है कि फलीभूत ज्ञान उस प्रमाण के द्वारा होने वाला ज्ञान है कि नहीं, वो यदि प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण प्रत्यक्ष ही होना चाहिए, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्ष। सिद्धांती करे ऐसा कोई नियम नहीं है कि फलीभूत ज्ञान, प्रमारूप ज्ञान प्रत्यक्ष है तो उसका करण प्रत्यक्ष ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, ही फलीभूत ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे, प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करणस्य, उस फलीभूत ज्ञान का करणस्य प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम, प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता ही है, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जो करण रहेगा वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाणता नियतत्वम न अस्ति, नियम नहीं है। लग गया जी? एक वाक्य लिखिए इस पर, नियतत्व के ऊपर, यत्र यत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं, यत्र यत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वं तत्र तत्र
तत्र तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणत्वम, प्रत्यक्ष प्रमाणत्वम इति व्याप्ति ही नास्ति इत्यर्थः। इति व्याप्ति ही नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भैया, यत्र यत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम, जहाँ जहाँ प्रत्यक्ष प्रमा का करण है वह प्रत्यक्ष प्रमाणत्व ही है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, ये मतलब है। बोलेंगे ऐसा कैसा, कुछ उदाहरण दिखाओ कि प्रत्यक्ष प्रमा तो है किंतु उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, उदाहरण बताओ। फिर तो बता रहे फिर आगे की पंक्ति में, दशमस्त्वमसि इत्यादि में, ठीक है ना। तो दशमस्त्वमसि वाक्य आ रहा है कि नहीं, उसके पहले एक बहुत छोटा एक वाक्य अवतरने का, उक्त नियमे व्यभिचारम दर्शयति, उक्त नियमे व्यभिचारम दर्शयति, दशमस्त्व इत्यादि पंक्ति से इस नियम का भी विचार दिखा रहे। कौन नियम, यत्र यत्र प्रत्यक्ष प्रमाकरणत्वम तत्र 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 प्रत्यक्ष प्रमाणत्वम, इस नियम का क्या दिखा रहे, ये विचार। पंक्ति देखिए, दशमस्त्वमसि वाक्य है, कथा तो पता ही आप लोगों को, किसी आप तो पुरुष ने कह दिया क्या, दशमस्त्वमसि, तुम ही दसवा हो। तो यह वाक्य सुनने के बाद ही उसको होता है क्या, प्रत्यक्ष, मैं दावा हूं करके। ये वाक्य सुनने के पहले वो स्वयं दसवा है तो भी मैं दसवा हूं ऐसा प्रत्यक्ष उसको नहीं है। और जब कह दिया कि तू दसवा है तो सुनने के बाद उसको प्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ किंतु करण कौन उसके लिए, शब्द, वो कहा प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं। देखिए, दशमस्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्य, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान से प्रत्यक्षत्वे भी, इस वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी, कौन सा ज्ञान, अहम दशमः अस्मि, मैं दावा हूं, ये ज्ञान प्रत्यक्ष होने पर भी तत्करणस्य प्रत्यक्ष करण, तत्करणस्य लिखिए, प्रत्यक्ष प्रमाकरणस्य वाक्यस्य, कि और विस्तार पूर्वक लिखना हो तो अहम दशमः अस्मि इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रमाकरणस्य, अहम दशमः अस्मि, अहम दशमः अस्मि इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रमाकरणस्य, इत्याकारक प्रत्यक्ष प्रमाकरणस्य, लग गया जी। फिर आगे मूल में ही तत्करणस्य वाक्यस्य, प्रत्यक्ष प्रमाकरणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व अभ्युपगम। तो वाक्य को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है क्या, नहीं, वाक्य कैसा है, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न प्रमाण है, जबकि वाक्य से भी हो रही है क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का करण जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है, ऐसा नियम बन सकता है क्या, नहीं बनता है। यदि वो नियम बनाएंगे तो यहाँ पर भी विचार हो रहा है कि अहम दशमः अस्मि प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हो रही है किंतु उसका करण वाक्य है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न है। लग गया जी। तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष प्रमाण भिन्न प्रमाणत्व, भिन्न प्रमाण रूप से माना गया है, अभ्युपगमात् स्वीकारात्। लग गया जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अभाव का प्रत्यक्ष, अभाव का ज्ञान हम वेदांती भी प्रत्यक्ष मान सकते हैं, किंतु उसका मतलब ये जरूरत नहीं है कि उसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण ही हो, जरूरत नहीं इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण उसके लिए हो। तो अभाव का ज्ञान के लिए करण कौन, योग्यान उपलब्धि ही है, स्वतंत्र प्रमाण है, इंद्रिय करण नहीं है अभाव ज्ञान के लिए, तो भी अभाव का प्रत्यक्ष हो सकता है, जैसे वाक्य रूप प्रमाण से प्रत्यक्ष हो जाता है उस प्रकार। लग गया जी, ये बात हो गई। तो स्वतंत्र प्रमाण है, अनुपलब्धि, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया। इस पर और शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, किंतु उस शंका का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
ओमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर